محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे. न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डिफिनीशन पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री है क्या. तो इट कैन बी डिफाइंड इज दैट the branch of chemistry in which we study the properties and behavior of atomic nuclei or nuclei of atoms. वो केमिस्ट्री जिसमें हम एटम की न्यूक्लियस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं. या हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस occurring inside the nuclei of atoms या न्यूक्लियस ऑफ एटम. एक एटम या एटम्स के न्यूक्लियाई के अंदर जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं. तो लिहाजा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारा जो ताल्लुक़ होगा वो एटम के न्यूक्लियस के साथ होगा. आपको पता है कि एटम के अंदर जो है एक शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं और न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारा ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा नहीं होता. हम इस पोर्शन को जो है स्टडी करेंगे. हमारा ज़्यादातर जो डिस्कशन होगा वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा. तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत न्यूक्लियस की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि किस तरह जो है न्यूक्लियस वजूद में आया. लोगों को पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है एटम के अंदर. तो सबसे पहले आपको पता है हेनरी बेकरल नामी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया. यानी रेडियो एक्टिविटी जो है इसने डिस्कवर की और इसी रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी डिस्कवरीज और जो है रिवोल्यूशंस आए एटम के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर. तो हेनरी बेकरल ने पहली बार जो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की थी. फिर लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1912 में अपना मशहूर एटॉमिक मॉडल पेश किया जो आपको पता होगा. अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसमें रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो की. न्यूक्लियस जो है उसके बारे में बताया कि एटम के अंदर एक डेंस पोर्शन होता है जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है. उस जगह को सेंट्रल पार्ट को उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया. तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को जो है डिस्कवर किया. इसी रदरफोर्ड के एक साथी यूजीन गोल्डस्टाइन ने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया है. ठीक है. 1886 में गोल्डस्टाइन क्या करता है, प्रोटॉन को डिस्कवर करता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है. हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. इस प्रोटॉन को भी जो नेम है वो रदरफोर्ड ने दिया है, नेम्ड बाय रदरफोर्ड.
जेम्स शैडविक 1932 उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो गोया जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस की डिस्कवरी है, ये तीनों रदरफोर्ड की लैब ही को क्रेडिट मिलता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस की जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने डिफाइन किया था कि द सेंट्रल डेंस पोर्शन ऑफ द एटम in which the total mass and positive charge of atom is concentrated। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है हमने पढ़ा कि दो चीज़ें होती है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस 1/100,000 पार्ट ऑफ द टोटल डायमीटर ऑफ एटम, यानी बहुत छोटा एक पोर्शन होता है टोटल एटम का, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो न्यूक्लियस साइज के लिहाज से बड़ा स्मॉल होता है, लेकिन सारा मास और पॉजिटिव चार्ज इधर मौजूद होता है। असल में मैटर जो है वो बेसिकली क्वार्क से बनी है। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी फर्दर जो है वो क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो इट इज़ द बेसिक एलिमेंट्री, द फंडामेंटल पार्टिकल which is the building block of matter। क्वार्क क्या होता है? जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, उसको हम क्वार्क कहते हैं। यानी बाकी सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क जो है वो प्रोटॉन को बनाते हैं। अब हमें पता है कि जो अप क्वार्क होता है उस पे +2/3 चार्ज होता है और जो डाउन क्वार्क होता है उस पे -1/3 चार्ज होता है। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो इससे आंसर जो है वो हमें मिल जाता है +1। यानी हम कहते हैं प्रोटॉन पे जो +1 चार्ज है वो किस तरह आता है, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क आपस में मिलकर टोटली जो है प्रोटॉन का चार्ज +1 बना लेते हैं। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है वो दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है। डाउन क्वार्क को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, अप क्वार्क को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाउन क्वार्क हमें पता है कि इसके ऊपर -1/3 चार्ज होता है और अप क्वार्क के ऊपर 2/3 चार्ज होता है। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो (0/3), तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। नोटेशन, तो जनरली अगर हम कोई एलिमेंट जो है X ले ले, कोई एलिमेंट X है जिसका हमने सिंबल फॉर एग्जांपल X रखा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि नीचे हम इसका एटॉमिक नंबर लेते हैं और ऊपर इसके हम इसका मास नंबर लिखते हैं। Z जो होता है वो आपको पता है एटॉमिक नंबर, और A जो है वो मास नंबर होता है। हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि Z ऊपर A लिखा जाता है और इस साइड पे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मेंशन करते हैं कि X के साथ एक हाइपन लगाया जाता है और इसका मास नंबर जो है इसके साथ मेंशन किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात कर लेते हैं। तो सोडियम को पहले तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1123 एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर लिया जाता है। दूसरे तरीके से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो सोडियम को
हम इस तरह 11 ऊपर 23 और इधर हम 12 लिख देते हैं, मीन्स कि इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं। और तीसरा तरीका इस तरह होता है कि सोडियम डैश 23, ये तरीका जो होता है नॉर्मली आइसोटोप्स के लिए यूज़ होता है कि आप कहते हैं यूरेनियम 238 है, क्लोरीन 37 है, हाइड्रोजन 2 है, वगैरह वगैरह। आइसोटोपिक रिप्रेजेंटेशन अक्सर इस तरीके से होता है। तो ये 3 तरीके होते हैं न्यूक्लियस को डिनोट करने के। तो न्यूक्लियन क्या होते हैं? न्यूक्लियन जो है हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली न्यूक्लियंस कहते हैं। असल में न्यूक्लियंस द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स रिजाइड करते हैं उसको न्यूक्लियंस कहा जाता है। और इनकी तादाद को न्यूक्लियन नंबर, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर हम ऐड करते हैं तो इससे न्यूक्लियन नंबर बनता है। न्यूक्लियन नंबर को हम मास नंबर भी कहते हैं। मास नंबर मास नंबर आपको पता होता है कि हम इसको ए से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन अ न्यूक्लियस या इन एन एटम। तो न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज अ न्यूक्लाइड? न्यूक्लाइड इज बेसिकली अ पर्टिकुलर type of nucleus that is characterized by specific atomic number and मास नंबर। यानी अगर आप इसके साथ Z लिखते और मास नंबर के साथ A लिखते हैं, ठीक है। या सिंपली हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो न्यूक्लाइड होता है वो एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक ख़ास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है। यानी a nucleus, particular nucleus having definite number of protons and neutrons। न्यूक्लियन और न्यूक्लाइड में फ़र्क है। न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं, न्यूक्लियस के कंटेंट को कहते हैं, और न्यूक्लाइड इस न्यूक्लियस को कहा जाता है जिसके अंदर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। यानी एटम का बगैर इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इन एटम without considering its electron is called nuclide। इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीक़ेकार वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा, ठीक है। नोटेशन जो हमने पढ़ी कि x को इस तरह हम लिखते हैं, यहाँ Z लिखा जाता है, यहाँ A लिखा जाता है, यहाँ न्यूट्रॉन लिखे जाते हैं। तो नोटेशन का तरीक़ाकार या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का तरीक़ाकार यही होता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड, ये हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं? व्हाट आर आइसोटोप्स? सबको पता है, isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different mass number। isotopes क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है
और मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स जो है वो एलिमेंट के एक जैसे एटम्स होते हैं जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनमें जो होता है मास डिफरेंस होता है, बाकी चीज़ें जो है वो सिमिलर होती है, सेम होती है। एक बात याद रखें कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। हाँ, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिकॉज इनमें मास का मसला होता है, डिफरेंस होता है, और ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती हैं। अगर हम इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नज़र से देखें तो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट न्यूक्लियाई। आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम होती है, प्रोटॉन भी सेम होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स जो है इनके न्यूक्लियाई डिफरेंट होते हैं, तो इनकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री डिफरेंट होगी। और इसीलिए न्यूक्लियाइड के अंदर जो आइसोटोप हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, रेडियो एक्टिविटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी में बार बार रिपीट होते हैं। सो दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियाई, इनके न्यूक्लियाई डिफरेंट होते हैं, बाकी एटम सारा सेम होता है। आइसोबार्स, आइसो मीन सेम और बार्स जो है वेट। तो आइसोबार्स में दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप में एलिमेंट सेम था, एटम्स डिफरेंट थे, ये एलिमेंट भी डिफरेंट होता है। उसमें फर्क क्या है? यहां मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स जिसका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, उसको हम आइसोबार्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कैल्शियम और अर्गान की बात करें, कैल्शियम 2040 और अर्गान 1840, इनको देखें तो इसमें 20 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 18 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है। मास नंबर क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जब हम ऐड करते हैं तो उसको मास नंबर कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर भी इसको कहा जाता है, वो सेम है। एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है, तो ऐसे दो एटम्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। ये आइसोबार्स के साथ ही अगर हम मिरर न्यूक्लियाई एक्सप्लेन करें तो आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक आइसोबार की एक टाइप है। मिरर न्यूक्लियाई वो आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स इन विच the number of protons and neutrons are interchanged। या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियस is equal to the number of neutrons of second nucleus and vice versa, या the nuclei in which the number of neutrons of first nucleus are equal to the number of protons of the second nucleus। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं प्रोटॉन्स ऑफ A एंड प्रोटॉन्स ऑफ B आर नॉट इक्वल। आपस में इनके प्रोटॉन या Z जो होते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं ZA नॉट इक्वल टू ZB। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है आपस में बराबर नहीं होता। और न्यूट्रॉन्स ऑफ B A नॉट इक्वल टू
न्यूट्रॉन्स ऑफ बी। न्यूट्रॉन की तादाद भी दोनों में सेम नहीं होती, इनमें सब कुछ डिफरेंट होता है। सेम क्या होता है, ये अगर हम इस तरह इंटरचेंज कर लें, ये अगर हम इनका इंटरचेंज कर लें, और ये बात याद रखें कि इनका आइसोबार्स होना शर्त है। आइसोबार मीन कि दे मस्ट हैव सेम मास नंबर, इनका मास नंबर सेम होना चाहिए। क्या मतलब, अगर मैं आइसोबार की एक और एग्जांपल लिख लूं इधर, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम तो नॉर्मली 2,4 होता है, लेकिन अगर हम इसका आइसोटोप लिख लें, ठीक है, तो अगर आप देख लें इस हाइड्रोजन को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें प्रोटॉन क्या है, वो 1 है, और न्यूट्रॉन की तादाद इसमें कितनी है, तो आपको पता है 3 - 1 = 2। न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेशन के लिए फार्मूला आपको पता है कि मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, तो Z + N। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन का तरीका आपको पता है कि A - Z, मास नंबर से अगर हम प्रोटॉन नंबर माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, न्यूट्रॉन्स इसमें 2 हो गए। इसी तरह इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, प्रोटॉन की तादाद इसमें 2 है, और न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स = 3 - 2 = 1, इसमें 1 न्यूट्रॉन है। तो अगर आप इस न्यूक्लियाई को दोनों को गौर से देख लें तो इनका मास नंबर दोनों का सेम है, दोनों का मास नंबर 3 है, और आइसोबार की डिफिनीशन क्या है, विच हैव सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। लिहाजा दीज टू आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर हम मिरर न्यूक्लियाई की डिफिनीशन को देख लें कि एक न्यूक्लियस के प्रोटॉन की तादाद दूसरे के न्यूट्रॉन्स के बराबर होती है, और एक न्यूक्लियस के फर्स्ट न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस के प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो इसको हम मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो अगर आप चेक कर लें, यहां पे प्रोटॉन 1 है तो इसके न्यूट्रॉन की तादाद 1 है, यहां न्यूट्रॉन्स 2 है तो यहां प्रोटॉन की तादाद 2 है। तो वो न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इंटरचेंज होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। वो मिरर इमेज का कंसेप्ट अगर थोड़ा बहुत याद हो, उसको तो मिरर इमेज हम नहीं कह सकते जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फील आपको मिल सकता है उस लफ्ज से, इंटरचेंज से, कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियाइड्स या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद सेम हो, इनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। यानी प्रोटॉन डिफरेंट होंगे और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, इनमें सिमिलैरिटी किस चीज़ की होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद इनमें सेम होगी, तो इसको हम आइसोटोन्स कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि कार्बन 614 और ऑक्सीजन 816, दोनों में न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 8 है। या आप लिखते हैं कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714, अगर आप इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद चेक कर लें तो ये 7 है, और इधर न्यूट्रॉन की तादाद अगर चेक कर लें तो ये भी 7 है। तो हम कहते हैं कि ये दो न्यूक्लियाई आपस में क्या है, आइसोटोन्स है। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आइसोबार्स और आइसोटोन्स में कंफ्यूज होते हैं, तो याद करने का ट्रिक जो है वो सीख ले, TTR जिसे मैं कहता हूँ, ट्रिक्स टू रिमेंबर, ठीक है। तो आइसोबार जो है उसमें R है आइसोबार में, और आइसोटोन में N है। तो आइसोबार का जो R होता है वो मास नंबर होता है, मास नंबर, नंबर का आखिर में R आता है, और आइसोटोन में N है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो N से शुरू होता है। तो अगर आप इसमें से एक भी सीख ले तो आपको दोनों जो है वो याद हो जाते हैं। तो आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है,
और आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद करने का। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं? तो वो न्यूक्लियाई जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, दे हैव सेम प्रोटॉन्स एंड दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी इनका मास नंबर भी सेम होता है, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम होता है। फर्क किस चीज में होता है? दे हैव डिफरेंस इन देयर एनर्जी स्टेट्स, या आप लिख सकते हो कि इनके स्पिन में फर्क होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में होता है, अगर हम उसको एक्साइट करते हैं तो मेटास्टेबल या अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। तो अगर दो न्यूक्लियाई एक ही एलिमेंट के हैं, लेट्स से वी हैव कोबाल्ट न्यूक्लियाई, कोबाल्ट 60 है हमारे पास, तो कोबाल्ट 60 को अगर हम देख लें तो हमारे पास दो किस्म के कोबाल्ट 60 हो सकते हैं। एक वो न्यूक्लियस कोबाल्ट का जो ग्राउंड स्टेट में है और एक वो न्यूक्लियस जो मेटास्टेबल स्टेट में है। तो ये दोनों सब हर चीज के लिहाज से आपस में सेम है। फर्क जो है वो किस चीज में है? सिर्फ और सिर्फ इनकी एनर्जी स्टेट में या स्पिन में डिफरेंस है। तो इस लिहाज से हम दोनों को क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे के न्यूक्लियर आइसोमर्स है। ये M जो है मेटास्टेबल स्टेट के लिए हम यूज करते हैं M। आइसो डाइफर्स जो है वो क्या होते हैं? उनमें सब कुछ डिफरेंट होगा, यानी प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद, ये चीज़ें इसमें डिफरेंट होगी, लेकिन जो सेम होगा वो क्या सेम होगा? इनका आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, ठीक है। यानी इसमें क्या सेम होगा? ये द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इनमें सेम होता है। ऐसे न्यूक्लियाई को हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो आपको पता है कि मास नंबर जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैसे लिखते हैं? A माइनस जेड। अगर मैं ये वैल्यू इधर पुट करता हूं, ठीक है, तो आइसोटोपिक नंबर क्या बन जाएगा? A माइनस जेड माइनस पी। अब आपको पता है प्रोटॉन नंबर को हम क्या कहते हैं? Z कहते हैं। तो इसकी जगह पे भी मैं Z लिख देता हूं। तो A माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड, तो मैं लिख सकता हूं कि A माइनस 2Z। तो सिंपल वर्ड्स में वो न्यूक्लियाई जिसमें A माइनस 2Z उनका क्या होता है? सेम होता है। इसको हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम यूरेनियम 92 238 और थोरियम 90 234 लिख देते हैं। तो अगर आप चेक कर ले, ठीक है, तो इसमें जो A माइनस 2Z होगा 238 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 92, ठीक है, 154। और इधर अगर हम A माइनस 2Z कैलकुलेट करते हैं तो 234 माइनस 2 इंटू 90, 234 माइनस 180, तो इसका आंसर भी आपको 154 ही मिलेगा। इन अदर एग्जांपल अगर हम ले लें, पोटाशियम 1939 और फ्लोरीन 919, इनका अगर आप A माइनस 2Z चेक कर लें तो 39 माइनस 2 इंटू 19, 39 माइनस 38 इज इक्वल टू 1। और इसका अगर हम A माइनस 2Z चेक कर लें तो 19 माइनस 2 इंटू 9, 19 माइनस 18 इज इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो है
ये दोनों ये आपस में क्या है, आइसोडाइफर्स है। अच्छा, एक हिंट अपने साथ नोट कर ले कि जब अल्फा इमिशन होता है, अल्फा इमिशन किसी से होता है, आगे वाले वीडियोस में इंशाल्लाह हम अल्फा बीटा गैमा इमिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सीख ले, अल्फा इमिशन जब होता है तो आइसोडाइफर्स बनेंगे, और अगर किसी न्यूक्लियस से बीटा इमिशन होगा तो आइसोबार्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये, तो आपको पता है कि यूरेनियम जब अल्फा इमिशन करता है तो इससे थोरियम बनता है और अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है और मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है, तो इसको हम अल्फा इमिशन कहते हैं। अब अगर आप देख लें तो यूरेनियम से अल्फा इमिशन के बाद जो थोरियम बना, ये इसका आइसोडाइफर है, यानी इसके आइसोटोपिक नंबर दोनों के क्या है, सेम है। तो इसी तरह अगर बीटा इमिशन होता है तो इससे आइसोबार बनता है, मास नंबर सेम होता है, ठीक है, मास नंबर सेम होता है, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो जाता है। तो आपको पता है बीटा इमिशन में मास नंबर पे असर नहीं पड़ता, वो हम आगे इंशाल्लाह वीडियोस में पढ़ लेंगे। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, या वो कंपाउंड्स या वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, एटम्स की तादाद सेम होती है, एंड दे हैव रिजेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। इनमें प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस आता है। वैसे डायरेक्टली अगर हम देख ले तो ये न्यूक्लाइड की कैटेगरी में हम इसको नहीं डाल सकते, लेकिन जनरल एक टर्म है, ठीक है, आपको हेल्प करेगा कि याद हो। फॉर एग्जांपल अगर हम N2O और CO2 ले लेते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो ले लेते हैं, तो इनको अगर हम देख लें तो इसमें भी 3 एटम्स हैं, इसमें भी 3 एटम्स हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देख लें तो ये भी 22 है और इसके इलेक्ट्रॉन जो है ये भी 22 है, इसी तरह ये भी है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती है। तो ये था सारा जो इंट्रोडक्शन था न्यूक्लियस का और न्यूक्लियाइड के बारे में डिस्कशन था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उस वक्त के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।